स्वागत है आपका ज्ञान गंगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर। यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। गोलीय दर्पण के बारे में, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह रज्जित होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह कांच का एक खोखला गोला हो गया। अब हम इसके किसी एक सतह को, यानी कि इस सतह को इसमें से अगर हम रज्जित करके या कलई करके और फिर काट लेते हैं तो हमें दर्पण प्राप्त हो जाता है। दर्पण दो तरह का प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल दर्पण जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अवतल जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो उसको अवतल कहते हैं। तो नाम से आप आसानी से परिभाषा निकाल सकते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल, अब आप देख सकते हैं उत्तल को, नाम से उत्तल यानी कि जिसका तल उभरा हुआ हो। जो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि अब अवतल और उत्तल दोनों टाइप को समझ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एक खोखला। अब आइए हम जानते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पद। पहला नंबर है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है और इसे P से सूचित किया जाता है। अब आइए हम दर्पण में देखते हैं कि ध्रुव कहाँ होता है। अब यहाँ पर दर्पण एक देख रहे हैं, दो दर्पण देख रहे हैं, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। अब इस दर्पण का ये मध्य बिंदु हो गया और इस मध्य बिंदु को ही हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा। अब इसे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दर्पण का मध्य बिंदु यानी ध्रुव हो गया और ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पद है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि कोई भी गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है और जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आप चित्र के द्वारा इसको अच्छे से समझ सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दो दर्पण दिख रहे हैं, एक ये और ये, एक ये। और ये दोनों दर्पण जो है इस पूरे गोले का एक छोटा सा भाग है। अब इस गोले का केंद्र जो है, पूरा ये गोला जो दिख रहा है इसका केंद्र ये है। तो इस गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र ये हो गया और इसका भी वक्रता केंद्र यही। वक्रता केंद्र को हम लोग C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब अगला पद है मुख्य अक्ष। दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं या सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं कि मुख्य अक्ष कैसा होता है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया P और ये इस दर्पण का ध्रुव हो गया P। अब ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जो होती है, अगर हम एक सरल रेखा के द्वारा इन दोनों को ध्रुव से केंद्र को मिला देते हैं तो ये जो सरल रेखा है जो ध्रुव और केंद्र को मिला रही है PC, ये PC जो है मुख्य अक्ष हो गई। ऐसे ही आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ से इधर भी एक सरल रेखा C को P से मिला रही है, अर्थात इस दर्पण का मुख्य अक्ष ये PC हो गया। तो अब ये आप समझ गए कि मुख्य अक्ष क्या होता है। अगला पद है वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
आप देख सकते हैं कि दर्पण जो होता है किसी न किसी गोले का ही भाग होता है और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आइए चित्र द्वारा इसे समझते हैं। इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये गोला हो गया, इसका केंद्र सी हो गया और इसका त्रिज्या ये पीसी जो है एक त्रिज्या हो गया। फिर इधर से देख सकते हैं कि पीसी एक त्रिज्या हो गया। अतः ये पीसी जो है दर्पण का वक्रता त्रिज्या हो गया। ये दोनों दर्पण का वक्रता त्रिज्या हो गया पीसी। ये इस गोले का भी त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या को ही हम लोग दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये समझ गए आप कि पीसी जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा फोकस। दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। आप परिभाषा को समझ गए हैं कि अगर दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है और दर्पण से उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी वो या मिलती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहेंगे। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं किरण आरेख द्वारा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक उत्तल दर्पण है और इसमें ये किरण दर्पण की सतह से टकराई है और फिर परावर्तन के बाद इधर गई है। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया है तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर स्पर्श करती है और यही बिंदु इस उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। यहाँ पर किरण वास्तव में मिल नहीं रही है बल्कि ये यहाँ से इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। अतः मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से टकराई है और टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ है। परावर्तन के बाद ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। अतः ये उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। यहाँ देख सकते हैं ये एक अवतल दर्पण है और यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित हुई है जो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गुजर रही है। अतः ये बिंदु जो है दर्पण का फोकस हो गया और फोकस को F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर किरण जो है वास्तव में मिल रही है, वास्तव में यहाँ पर स्पर्श कर रही है पीसी को। अतः ये अवतल दर्पण का फोकस हो गया। तो फोकस जो होता है ये अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में अलग अलग टाइप का होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ये काल्पनिक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वास्तविक होता है, क्योंकि ये वास्तविक किरणों से बना होता है। अगला पद है हमारा फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे छोटे f के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फोकस को बड़ा F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और फोकस दूरी को छोटे f के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आप फोकस दूरी को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दर्पण का ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया। इसके बीच की जो दूरी है PC ये फोकस दूरी हो गई। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया। इनके बीच की जो दूरी है PC ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गई। तो अब आप फोकस दूरी को भी समझ गए।